नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। इस वीडियो में हम चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट ट्रैप पॉलिसी एक सिद्धांत है जो एक शक्तिशाली देश कर्जा देकर उधार लेने वाले देश पर भारी ऋण डालना चाहता है ताकि उस पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके। दुनिया भर में तेजी से राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए चीन विकासशील देशों को अरबों डॉलर के कंसेशनल लोन्स देता है जो कि मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। दुनिया में काफी समय से अमेरिका महाशक्ति अर्थात की सुपर पावर है और कोई भी देश सिर्फ अपने जीडीपी के बलबूते सुपर पावर नहीं बन सकता। यह भी देखा जाता है कि उस देश का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस कितना है। अमेरिका का सॉफ्ट पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वह अमेरिकन लाइफस्टाइल हो, मूवीज हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की शक्ति हो या मिलिट्री पावर की शक्ति। इन सब मापदंडों पर अमेरिका खरा उतरा है और बाकी के देशों के सरकारों और नागरिकों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अमेरिका का काफी कंट्रोल है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया के बाकी देशों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर्ज देते हैं या फिर अगर किसी देश के रिजर्व्स में कमी आ रही है या बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन खराब है तो उस परिस्थिति में IMF बाकी देशों को लोन देता है। लेकिन जब यही इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं तो वे उधार लेने वाले देशों पर अपनी शर्तों को थोपते हैं, जिसकी वजह से कर्जा लेने वाले देशों को अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के साथ समझौता करना पड़ता है और उनके सरकारों को इन इंस्टीट्यूशंस की बात माननी पड़ती है। तो कर्जा लेना इतना भी आसान नहीं होता। हम जानते हैं कि दुनिया में गिनती के कुछ देश हैं जो विकसित कहे जाते हैं, बाकी देश विकासशील देशों के श्रेणी में आते हैं। इन विकासशील देशों में बहुत सारे छोटे और गरीब देश हैं। ये आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए तो हैं ही, लेकिन इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी देखी जाती है। इन देशों को भी अपने विकास के लिए या गरीबी से लड़ने के लिए लोन्स की जरूरत होती है, लेकिन वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से कर्ज मिलना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह की परिस्थितियों की वजह से विश्व में फाइनेंसिंग गैप उत्पन्न हुआ है, जहां पर पिछड़े देशों को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कर्ज चाहिए तो वह उपलब्ध नहीं होता। यहीं पे चीन की एंट्री होती है। दुनिया भर में तेजी से राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए चीन विकासशील देशों को अरबों डॉलर के कंसेशनल लोन्स देता है जो कि मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। चीनी सरकार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बंदरगाहों, सड़कों, पुलों, बांधों, बिजली स्टेशनों, रेल मार्गों आदि के निर्माण में निवेश करती है। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन ने लगभग 150 विकासशील और कम विकसित देशों को उच्च ब्याज दरों पर $1 ट्रिलियन से अधिक का ऋण दिया और पहली बार दुनिया में सबसे बड़ा क्रेडिटर बन गया। जिन देशों को ये लोन्स मिल रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यह एक इजी मनी है जिसके द्वारा वे अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। इतनी भारी मात्रा में लोन मिलने का अवसर उन्हें चीन की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन यह पाया गया है कि ये देश लोन रीपेमेंट करने में असक्षम रहे हैं। लोन ना रीपे करने के एवज में चीन के सामने उन्हें अपने सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी कि अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के साथ समझौता करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका में चीन ने लोन ना रीपे करने के बदले जिबूती में एक बेस बना लिया है। इससे देशों की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी खतरे में आती है। कई देशों के रिसोर्सेज पर चीन ने हक जमा लिया है। लोन्स ना रीपे करने का बदला चीन एसेट ट्रांसफर के रूप में लेता है। इन कमजोर देशों को अपने महत्वपूर्ण एसेट्स चीन को सौंपने पड़ते हैं। अंगोला पर भी चीन का भारी कर्ज है। वह कच्चे तेल को बेच करके चीन का कर्ज चुका रहा है, जिससे उसके अर्थव्यवस्था में बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। 2004 और 2014 के बीच अफ्रीकन देशों ने अपने रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए $10 ट्रिलियन कर्ज के रूप में लिए। एक और दोष
जो इन लोन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में पाया जाता है वह है पारदर्शिता की कमी होना, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस काफी ओपेक होते हैं और स्पष्ट रूप में लिखित नहीं होते हैं। उनमें नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज होता है जो उधार लेने वाले देशों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सार्वजनिक या पब्लिक करने से रोकता है। अगर भारत के पड़ोस में देखा जाए तो चीन के इन्वेस्टमेंट्स हर जगह हैं। पाकिस्तान में चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने का फैसला किया जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है या भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। साथ ही पाकिस्तान या लोन रिपे करने में असक्षम है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। वह चीन के कर्जे में पूरी तरह से डूब गया है। कर्जे के कारण इंडस्ट्रीज भी ठप पड़ी हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी बहुत जॉब कट्स देखने को मिले हैं। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया और जब श्रीलंका कर्ज चुका नहीं पाया तब हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण 99 वर्षों के लिए चीन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उस पर चीन का भारी कर्ज बकाया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के बीच कनेक्टिविटी को सुधार करना तो है, पर इसके अतिरिक्त यह एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। इससे चीन देशों में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है और इसके अतिरिक्त इस रीजन में भारत जो उसका प्रतिद्वंदी है उस पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है। चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में पोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया है जैसे कि पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश में चिटगांग पोर्ट, म्यांमार में सितवे पोर्ट। इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश चीन के ऋण जाल के शिकार हो गए हैं। भारत ने चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी लॉन्च किया जिससे भारत ने बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट्स किए और जिसके तहत भारत को उनके बंदरगाहों को प्रयोग करने की स्वीकृति मिली। भारत ने श्रीलंका को डिफॉल्ट से बचाने के लिए लगभग $2 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी दिया था। भारत ने भी अफ्रीका में निवेश किया है लेकिन भारत की नीयत किसी भी देश का शोषण करने की नहीं है। भारत की मंशा है कि हर देश की ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, उनकी उत्पादक क्षमता बढ़े, स्किल डेवलपमेंट से फायदा उठाया जा सके। इसलिए हाल में ही जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की तब भारत की पहल पर 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 देशों में शामिल किया गया और उसका परमानेंट मेंबर बनाया गया। इससे अफ्रीका के देश भी अपनी आवाज दुनिया में प्रमुख देशों के सामने उठा पाएंगे। अगर ये देश समान स्तर पर आ गए तो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी को सामना करने के लिए कुछ और मुहिम शुरू हुई है जैसे कि B3W इनिशिएटिव जिसका अर्थ है बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव, जिसमें G7 कंट्रीज जो कि काफी विकसित देश हैं वे विकासशील देशों के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक और कदम है ग्लोबल गेटवे के नाम से जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है जिसे यूरोपियन यूनियन ने चाइना के BRI और डेट ट्रैप को काउंटर करने के लिए शुरू किया है। अब विश्व एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। विकास के लिए हर देश को प्रयास करने की जरूरत है और कई अवसरों पर पार्टनरशिप और आपसी सहयोग की जरूरत है। कोई भी देश अगर किसी भी और देश को अधीन बनाकर शोषण करने की मंशा रखता है तो यह वर्ल्ड ऑर्डर के लिए लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए आशा है कि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम्स में देशों के बीच सहयोग और पारस्परिक सम्मान देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।